हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ राम प्रसाद चंद्रा, गवर्नमेंट एमएलएस पीजी कॉलेज सीपत। और आज हम लोग स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत में पैड सैंपल टी टेस्ट का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। यहाँ पर हमने पैड सैंपल टी टेस्ट अर्थात जिसे डिफरेंस टेस्ट भी कहा जाता है, उसका प्रक्रिया हमने सार्थकता परीक्षण जो प्रक्रिया होती है उसको दर्शाया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम उसके लिए नल हाइपोथेसिस मानते हैं H0, जिसके आधार पर हम ये कहते हैं कि दो माध्य μ1 और μ2 के बीच में कोई अंतर नहीं है। और दूसरा H अल्फा, जिसके आधार पर हम ये कहते हैं कि दोनों माध्यों μ1 और μ2 के बीच में अंतर सार्थक है। ठीक है, तो इन दोनों का हम उसके आधार पर फिर जो सिलेक्शन है और रिजेक्शन है उसको रिजल्ट के आधार पर करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ टी वैल्यू के आधार पर इसका हम करते हैं। ठीक है, उसके लिए हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस चेक करने के लिए अल्फा इक्वल टू 0.05 95 डिग्री और अल्फा इक्वल टू 0.01 99% पर देखते हैं। ठीक है, डिफरेंस मीन ज्ञात करने के लिए हम डी बार इक्वल टू सिग्मा डी अपान एन का जो फार्मूला है उसका यूज करते हैं। ठीक है, और इसके आधार पर हम डिफरेंस का माध्य अर्थात अंतर का माध्य का गणना करते हैं। ठीक है, प्रमाप विचरण की गणना करने के लिए हम एफ इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा डी माइनस डी बार का होल स्क्वायर अपान एन माइनस 1 का यूज करते हैं। ठीक है, या एफ इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस डी बार का होल स्क्वायर इंटू एन अपान एन माइनस 1 का हम इस फार्मूला का भी यूज कर सकते हैं। अर्थात इन दोनों में से हम किसी भी एक फार्मूला के आधार पर हम प्रमाप विचलन का कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसके पश्चात हम टी टेस्ट का कैलकुलेशन करने के लिए, टी वैल्यू कैलकुलेशन करने के लिए टी इक्वल टू डी बार माइनस 0 अपान एस अंडर रूट एन इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं, या टी इक्वल टू डी बार अंडर रूट एन अपान एस इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। अर्थात टी कैलकुलेशन के लिए हम इन दोनों में से कोई भी एक फार्मूला का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए टेबल वैल्यू टी टेस्ट ज्ञात करने के लिए आपको हमने तो बताया ही है कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% पर और 1% पर हम इसका चेक करते हैं। और डीएफ ज्ञात करने का जो फार्मूला है n-1, अर्थात n जो हमारा नंबर ऑफ यूनिट होता है, जितना हमारे जो नंबर होते हैं सैंपल नंबर होते हैं वो हमारे n होते हैं, और -1 इन दोनों के आधार पर हम क्या करते हैं फिर डीएफ का कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में आता है हमारा लास्ट स्टेप जो है आपका रिजल्ट में ये होता है कि अगर हमारा कैलकुलेट वैल्यू जो है टी टेस्ट का टेबल वैल्यू टी टेस्ट से अधिक हो जाता है। ठीक है, कैलकुलेट वैल्यू हमारा टेबल वैल्यू से अधिक हो जाता है, तब हमारा नल हाइपोथेसिस अर्थात H0 रिजेक्ट हो जाता है और H अल्फा जो है सेलेक्ट हो जाता है, और इस तरीके से जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट पाए जाते हैं। ठीक है, इसके विपरीत यदि कैलकुलेट वैल्यू हमारा टी टेस्ट का टेबल वैल्यू से कम हो जाता है, तब हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो सेलेक्ट हो जाता है, अर्थात शून्य परिकल्पना सही हो जाता है, और μ1 और μ2 जो समांतर माध्य है अर्थात माध्य मीन इन दोनों जो सैंपल है उन दोनों के बीच में माध्य मीन जो का जो डिफरेंस है वो क्या होता है, सार्थक नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका क्या करते हैं, लास्ट में रिजल्ट का डिस्कशन करते हैं। ठीक, जब हमारा कैलकुलेट वैल्यू अधिक हो गया तब हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा, और जब हमारा कैलकुलेट वैल्यू कम हो गया टेबल वैल्यू से तब हमारा नल हाइपोथेसिस सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, या सही हो जाएगा। ठीक, तो या सत्य हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अब इसको हम समझने के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको कैलकुलेट करके देखते हैं कि टेबल वैल्यू या फिर टी का कैलकुलेशन या टी का परीक्षण हम कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिया हुआ है। ठीक है, जिसमें 11 विद्यार्थी हैं सांख्यिकी सब्जेक्ट में, और उनके 2 परीक्षाओं जिसमें एक विशेष शिक्षण अर्थात कोचिंग, इसको आप सभी जानते हैं, आज की कंडीशन में बहुत फेमस है। ठीक है, कोचिंग पूर्व और उसके पश्चात, ठीक है, उनके नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, और उसके आधार पर उनके नंबर का हमको क्या करना है, अब ये बताना है कि कोचिंग जो है विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाने में कितना कारगर साबित होता है। ठीक है, या कितना लाभदायक होता है कोचिंग करना विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन करके देखते हैं।
ठीक है, यहाँ पर हमने उसका सॉल्यूशन अर्थात उसका हल किया हुआ है, जिसके लिए हमने हाइपोथेसिस माना है H0 इक्वल टू μ1 इक्वल टू μ2 और H अल्फा अर्थात नल हमारा जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो है H μ1 नॉट इक्वल टू μ2। ठीक है, अब इसके आधार पर हम क्या करते हैं, ये दो हमारे जो हाइपोथेसिस है शून्य परिकल्पना और वैकल्पिक परिकल्पना, इन दोनों के आधार पर हम एक टेबल का कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम अब मीन और एफडी का कैलकुलेशन करने के लिए हमने ये टेबल बनाया हुआ है। ठीक है, मार्क को हमने इस तरीके से लिख दिया है। ठीक है, फर्स्ट टेस्ट जिसको हमने D1 नाम दे दिया, ठीक है, और दूसरा टेस्ट जिसको हमने D2 नाम दे दिया। ठीक, अब ये देखिए कि अब इन दोनों के बीच के उसके बाद में हमने क्या किया, डिफरेंस ज्ञात कर लिया इन दोनों का, D2 माइनस D1 करके, ये D2 हमने इसको माना वो और D1 माना वो। इसके आधार पर हमको सिग्मा D इक्वल टू +11 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब उसके बाद में हमने इस D का हमने क्या किया, फिर इस D से हमने इसका D बार ज्ञात किया और D बार ज्ञात करने किया तो हमको वैल्यू प्राप्त हो गया +1। यहाँ पर देखिए आप, हमने D बार ज्ञात करने के लिए D बार इक्वल टू सिग्मा D अपॉन n का फार्मूला यूज किया। हमारे पास D टोटल था और हमारे पास नंबर भी कितना है, 11 है, अर्थात हमारा जो कितना आया आंसर +1 आया। ठीक है, और इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया, ये 1 आ गया। अब 1 से हमने क्या किया, फिर इस सीरीज जो D डिफरेंस आया है उसका विचलन कराया, और उसका विचलन कराया तो हमको ये वैल्यू प्राप्त हो गया। अब इस वैल्यू का हमने स्क्वायर कर दिया तो हमको D माइनस D बार का होल स्क्वायर प्राप्त हो गया, जिसका योग करके हमने 50 ज्ञात कर लिया। ठीक है, इसके पश्चात में हमने ये जो D बार अर्थात ये जो D डिफरेंस है उसका स्क्वायर कर दिया और उसका स्क्वायर करके हमने यहाँ पर सिग्मा D स्क्वायर इक्वल टू 51 ज्ञात कर लिया। ठीक है, अब इसका हम कैलकुलेशन करते हैं FD का। ठीक है, तो ये हमारा FD कैलकुलेशन है। ठीक, FD कैलकुलेशन के हमने इस फार्मूला का यूज किया, S इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा D माइनस D बार का होल स्क्वायर अपॉन n माइनस 1। इस फार्मूला में हमने वैल्यू रख दिया और कैलकुलेट करके हमने हमारे को आंसर मिला 2.236। ये हमारा क्या हो गया, FD हो गया, प्रमाण विचलन ज्ञात हो गया। ठीक है, अब टेबल वैल्यू हमको दिया हुआ है 10 DF पर आपका 2.228। ठीक है, अब हम T का कैलकुलेशन करते हैं। T वैल्यू कैलकुलेशन के लिए हम T इक्वल टू D बार माइनस 0 अपॉन S अंडर रूट n इस फार्मूला का यूज करते हैं। इस फार्मूला में हम अपना वैल्यू रख देते हैं। देखिए D बार का वैल्यू 1, ठीक है, 0 का 0 है, और S का वैल्यू आपका 2.236 और इनटू n का वैल्यू जो है आपका 11। इस तरीके से हमने इसको जब हल किया तब हमारा हल इतना प्राप्त होता है हमको। ठीक है, और इसको हम n2 करते हैं तब हमारा T का वैल्यू जो है 1.483 आता है। ठीक है, अर्थात हमारा T का वैल्यू कितना आया, 1483 प्राप्त होता है। ठीक, और हमारा टेबल वैल्यू कितना है, 2.228। ठीक है, 10 DF पर। अब इसका हम रिजल्ट का डिस्कशन करते हैं। ठीक, अब हम यहाँ पर रिजल्ट में हम देखते हैं तो पाते हैं कि हमारा कैलकुलेट वैल्यू ऑफ T इक्वल टू कितना है, 1.483। ठीक है, लेस देन टेबल वैल्यू ऑफ T टेस्ट 2.228, अर्थात हमारा जो परिकल्पित या फिर ये मान के चलिए कि हमारा कैलकुलेट वैल्यू या जो गणना वैल्यू है T का, वो हमारे टेबल वैल्यू से कम है 5% DF, 5% लेवल पर 10 DF पर। ठीक है, अर्थात हमारा जो शून्य परिकल्पना है वो क्या होता है, सही है। ठीक है, और इस प्रकार जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो सार्थक नहीं पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो स्पेशल कोचिंग है वह स्टूडेंट के लिए लाभदायक नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा क्या है, रिजल्ट का डिस्कशन है। ठीक, जब हमारा कैलकुलेट वैल्यू हमारे टेबल वैल्यू से कम हो जाता है तब हमारा नल हाइपोथेसिस सत्य हो जाता है और अंतर जो है सार्थकतापूर्ण नहीं पाया जाता है। ठीक है, अर्थात अंतर सार्थक नहीं होते हैं। ठीक, तो इस तरीके से ये हमारा T का कैलकुलेशन है और ये हमारा पेयर्ड सैंपल T टेस्ट का जो कैलकुलेशन है वो कंप्लीट होता है। तो थैंक यू, है ना, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग।